सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सीएमए प्रिया सेन। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ ज्ञान सागर क्लासेस। तो फाइनली आज आपके सीएमए फाउंडेशन के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए हम डिस्कस करेंगे हमारा पेपर 4 जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाला। तो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट की चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही इजी से क्वेश्चन आए हैं। बस दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ा होगा क्योंकि वो आपके मॉड्यूल में भी नहीं थे। बाकी सारे आपके क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? तो वेलफेयर डेफिनेशन आपकी दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। आपके एडम स्मिथ ने आपकी वेल्थ डेफिनेशन दी थी, और अदर जो स्केर्सिटी वाली डेफिनेशन थी वो भी दूसरे इकोनॉमिस्ट ने दी थी, लेकिन वेलफेयर वाली आपकी दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। तो पहले का आंसर होगा आपका 51 का ए। सेकंड है, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो आपको पता ही है ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो पहला क्या दे रखा है, वांट्स आर सेटिएबल। बिल्कुल वांट्स आर सेटिएबल होती है कि इकोनॉमिक्स में हम उन्हीं वांट्स की स्टडी करते हैं जिनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे अगर चांद तारे तोड़ के लाने की बात हो तो उन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तो उनकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में नहीं करते। वांट्स आर रिकरिंग, वांट्स बार बार होती है। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका वांट्स आर लिमिटेड, क्योंकि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वांट्स क्या होती है आपकी, अनलिमिटेड होती है। तो 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। सेकंड दे रखा है आपका, इलास्टिसिटी रेफर टू द डिमांड ऑफ कमोडिटी इन रिलेशन विद द प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। अब देखिए सब्सटीट्यूट गुड्स की बात हो गई, और जहां भी सब्सटीट्यूट वर्ड्स आ जाए या जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स आ जाए, इसका मतलब दो गुड्स है, और जहां भी दो गुड्स है मतलब कौन सी इलास्टिसिटी होगी आपकी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। 54, मार्केट पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज। मार्केट पोटेंशियल को और क्या नाम से जाना जाता है, इज नोन एज ए डिमांड। तो मार्केट पोटेंशियल है तो किससे कॉन्स्टिट्यूट होगी आपकी, मार्केट डिमांड से होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 54 का ऑप्शन ए। 55, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वाज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका नेगेटिव टर्म में आया, नॉट प्रोपाउंडेड बाय। हमारे मॉड्यूल में जो दे रखा है, किसने दिया था, सिर्फ एक ही पर्सन का नाम दे रखा है, अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन जब इसका और रिसर्च करोगे तो मार्शल ने भी दिया था, बेहनाम ने भी दिया था, सैमुअलसन ने भी दिया था। तो कीन्स ने इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपके कीन्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो जो आपका नेगेटिव टर्म में आया था, हालांकि हमारे मॉड्यूल में इनके नाम नहीं दे रखे, सिर्फ मार्शल दे रखा है, लेकिन आप फर्दर रिसर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा तीनों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, कीन्स। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपका ये। 56, 56 बोलता है ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से पीरियड में आपके वेरिएबल बन जाते हैं? तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम देखते हैं दो टाइप के आपके प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में आपका पीरियड शॉर्ट होता है, तो वहां पे आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो वहां पे आपके शॉर्ट रन में दो होते हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ऑल बन जाएंगे आपके वेरिएबल, तो ऑल कौन से पीरियड में होते हैं आपके, लॉन्ग रन में होते हैं। तो 56 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 57, कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज। कौन सी कॉस्ट को आप वेरिएबल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं? तो फिक्स कॉस्ट को तो आप नहीं जानते। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आपने पास्ट में इनकर्ड की है उसको भी आप वेरिएबल कॉस्ट के नाम से नहीं जानते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होती है आपकी कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। तो इन तीनों में तो बिल्कुल चांस ही नहीं कि हो जाए। हालांकि प्रोडक्ट कॉस्ट को भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोला जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट में भी आपका फिक्स कॉस्ट का पार्ट इंक्लूड होता है। लेकिन फिर भी आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना हो तो इसका आंसर क्या होगा, 57 का आंसर आपका ए होगा। 58, कॉस्ट आर इनरिलेवेंट विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिजनेस डिसीजन। कौन सी कॉस्ट आपकी इररिलेवेंट होती है फ्यूचर बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए? तो इसका आंसर होगा आपका संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट आपकी ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट पहले से करने से पहले इनकर्ड करता है। जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट हो गई, तो रिसर्च और डेवलपमेंट वाला कॉस्ट का खर्चा आपका संक कॉस्ट का पार्ट होता है। तो फ्यूचर बिजनेस डिसीजन में संक कॉस्ट कभी भी आपका बिजनेस डिसीजन का पार्ट नहीं बनती है। तो 58 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंडर कंपटीशन एवरी फर्म विल बी ऑफ ऑप्टिमम साइज। ऑप्टिमम साइज मतलब ऑलमोस्ट सभी फर्म जो क्या करेगी आपका
इक्वल प्रोडक्शन करेगी। तो ऐसा कौन से मार्केट में होता है आपका? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेम गुड्स को सेल करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं या बहुत सारे सेलर होते हैं, तो सब कुछ थोड़ा ही पार्ट पूरे मार्केट का प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम साइज। तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरी फल विल बी ऑफ ऑप्टिमम साइज, तो इसका आंसर होगा बी। इम्परफेक्ट मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू टाइप्स। इनपरफेक्ट मार्केट आपके कितने टाइप में क्लासिफाई हो सकते हैं? देखिए जनरली अगर आप देखोगे तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मार्केट कंपटीशन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन अगर हम सिर्फ इम्परफेक्ट कंपटीशन को देखें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होते हैं आपके 3 टाइप के मार्केट। कौन कौन से? पहला होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके बाद ओलिगोपोली, उसके बाद मोनोपोली होता है। अब डिपेंड करता है ड्यूपोली के ऊपर। ड्यूपोली को आपने इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक डिफरेंट मार्केट माना है या ओलिगोपोली मार्केट का ही पार्ट माना है? तो हमारे मॉड्यूल में वैसे 4 दे रखे हैं, लेकिन इसका आंसर 3 भी सही है। 3 और 4 दोनों इसके आंसर क्या होंगे? आपके सही होंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, 60 तक हो गए। 61, ओलिगोपोली मीन्स, ये बिल्कुल मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू, सेलर का मतलब जो सेलर होते हैं, तो पोली का मतलब सेलर। तो ओलिगोपोली मार्केट में आपके क्या होते हैं? फ्यू सेलर होते हैं। 62, इन सेलर इज द प्राइस मेकर। आपके दो टाइप की टर्म्स होती है, एक तो प्राइस मेकर होता है, एक प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर का मतलब होता है जो आपके मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कमोडिटी की प्राइस डिसाइड हो जाती है, सेलर को वही एक्सेप्ट करनी पड़ती है। प्राइस मेकर का मतलब होता है कि आपके सेलर के पास पावर होती है कि प्राइस को डिसाइड कर सकता है। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें होती है प्राइस मेकिंग की? वो होती है आपकी मोनोपोली मार्केट के सेलर के पास, क्योंकि मोनोपोली मार्केट का सेलर मार्केट में सिंगल सेलर होता है, तो वो अपनी कमोडिटी की प्राइस कितनी भी चार्ज कर सकता है। तो 62 का आंसर होगा बी। 63, द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वाज डेवलप बाय। ये भी देखिए हमारे मॉड्यूल में वैसे तो गिवन है नहीं, लेकिन आप फर्दर रिसर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? स्वीजी। जो किंग डिमांड कर्व है, किंग डिमांड कर्व बनता है आपका ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, तो किंग डिमांड कर्व का आंसर क्या होगा आपका? स्वीजी, ऑप्शन सी। 64, द मार्केट स्टेट दैट सेटिस्फाई ऑल द इसेंशियल फीचर। ये भी हमारे बिल्कुल मॉड्यूल का क्वेश्चन है। इसेंशियल फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्सेप्ट एक्सेप्शन एक्सपेंडिएटली ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज ए। इसका आंसर होगा आपका, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मार्केट है जो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, लेकिन एक्सेप्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अलग होते हैं, वहां पे डिफरेंशिएशन होता है। एक्सेप्ट आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट आइडेंटिटी, वो मुझे ब्लर होने की वजह से क्लियर दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कौन सा मार्केट है जो आपका बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से होता है, उसमें एक डिफरेंस होता है, कौन सा? एक्सेप्ट आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट को लेके। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट दोनों में ही बहुत सारे सेलर होते हैं, बस डिफरेंस किसका होता है? आपका गुड्स का होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में गुड्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में गुड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे सारी कंपनी अगर साबुन सेल करी तो साबुन का नाम अलग हो जाएंगे, बिस्किट सेल करने वाली कंपनी है, सब बिस्किट ही सेल करी लेकिन उनके नाम अलग हो जाएंगे। तो वहां पे डिफरेंशिएशन हो गया गुड्स के बेसिस पे। इन मार्केट द फर्म हैज नो डेफिनेट डिमांड कर्व। ऐसा कौन सा मार्केट है जिसपे फर्म का डेफिनेट डिमांड कर्व नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका होगा ओलिगोपोली मार्केट, क्योंकि देखिए ओलिगोपोली मार्केट में आपका बनता है किंक डिमांड कर्व। पहले आपका बनता है फ्लैटर, फिर हो जाता है स्टीपर, और इसको बोलते हैं यहाँ पे किंक। तो जो मार्केट होता है, जिस कौन से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन से मार्केट में डेफिनेट नहीं होता, तो किंक डिमांड कर होता है, क्योंकि किंक से पहले उसका होता है इलास्टिक और किंक के बाद हो जाता है इन इलास्टिक। तो इसका आंसर होगा आपका 65 का ऑप्शन ए। 66, 66 है द act of selling the same commodity at different price to different buyer is known as।
सेम कमोडिटी सेल कर रहे हो और डिफरेंट प्राइस पे कर रहे हो और डिफरेंट बायर को कर रहे हो, मतलब कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, तो इसको बोला क्या गया है, डिफरेंशिएटिंग प्राइसिंग। तो ये हमने कौन से मार्केट में पढ़ा था, मोनोपोली मार्केट के अंदर आपका एक टॉपिक दे रखा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर, जहां पे हमने मोनोपोली मार्केट के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पर्सन से अलग अलग चार्ज करते हो। इसमें हमने 3 डिग्री की देखी थी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। इसको क्या बोला जाता है, आपका डिफरेंशिएटिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडोप्टेड बाय फॉलोइंग ए। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है जब भी कोई सेलर मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेलर को अगर उसे चैलेंज करना है तो उसके पास एक ही तरीका होता है कि वो अपने कमोडिटी के प्राइसेस दूसरे सेलर से क्या रखे, कम रखे। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडोप्टेड बाय फॉलोइंग का मतलब है लो प्राइसेस। आपको मार्केट में पेनिट्रेट करना है, अपनी पहुंच बनानी है, तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 67 का ए। 3 डिग्री ऑफ प्रायर डिस्क्रिमिनेशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय द। जो आपकी 3 डिग्री दे रखी थी प्रायर डिस्क्रिमिनेशन की, वो किसने दी थी, पिगू ने दी थी। हमारे मॉड्यूल के अंदर मेंशन है, प्रोफेसर पिगू या इकोनॉमिस्ट पिगू, उन्होंने ही बताया था कि मोनोपोली मार्केट में प्रायर डिस्क्रिमिनेशन आपका 3 बेसिस पे हो सकता है। नेक्स्ट है, इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न बाय। ये भी आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का है जहां तक मुझे याद है, या थ्योरी ऑफ कॉस्ट में भी हो सकता है, नहीं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर ही था। इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न बाय, शॉर्ट रन में तो होती है आपकी डिमांड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे, लेकिन क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, लॉन्ग रन पे। तो लॉन्ग रन में आपकी जो प्राइस डिसाइड होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे डिसाइड होती है। लॉन्ग रन में कोई भी सेलर एटलीस्ट अपने कमोडिटी की इतनी प्राइस तो रखेगा कि उसे फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो और वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो, इसलिए लॉन्ग रन में आपका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका जो मनी वाला चैप्टर था उसमें टाइप्स ऑफ मनी दे रखी थी, वहां पे आपके टाइप्स ऑफ मनी के 4 टाइप दे रखे थे। कौन कौन से दे रखे थे, एक दे रखी थी फिएट, जो एक्चुअल ऑथराइज मनी होती है, फ्यूडिशरी जो ट्रस्ट के बेसिस पे काम करती है, एक आपकी दे रखी थी कमोडिटी, और एक थी आपकी कमर्शियल मनी। ठीक है, तो ये 4 टाइप की मनी आपके मॉड्यूल में गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, टाइप्स ऑफ मनी मे बी ऑफ ग्रुप 4। नेक्स्ट आ जाइए, 70 हो गए हमारे, 71 पे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाला हमने चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने 3 टाइप की क्वांटिटी मनी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने किस किस का नाम देखा, देखिए इरविंग फिशर का भी था, कीन्स का भी था, इन दोनों का ही था, और एक कैश कैश बैलेंस अप्रोच थी। लेकिन पूछा क्या गया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दिया था, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाला जो कंसेप्ट दिया था वो आपका इरविंग फिशर ने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। अप्रोचेस 3 थी, तीनों ने अलग अलग दी थी, लेकिन सबसे पहले जो अप्रोच बताई थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को, जो क्या बोलती है, आपकी जो भी मनी डिमांडेड होती है ओनली कंजम्पशन पर्पस के लिए होती है, तो वो बताया था इरविंग फिशर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज वन अमंग द फंक्शन ऑफ मनी। मनी के हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़े थे, सेकेंडरी पढ़े थे, कंटीजेंट फंक्शन पढ़े थे, तो आपका जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे आता है, प्राइमरी फंक्शन के अंदर। 72 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये भी आपका मनी वाले चैप्टर से। द मनी सप्लाई अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस, दिस हैज बीन स्टेटेड बाय द। तो हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में 3 टाइप की थ्योरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी थी, कौन कौन सी, इरविंग फिशर अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, और थर्ड पढ़ी थी कीन्स वाली। कीन्स अप्रोच ने क्या बोला था, इंटरेस्ट को लेके बात बोली थी, क्या बोला था, मनी सप्लाई इंक्रीज होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होती। तो ये किसने बोला था, आपका जॉन मैनार्ड किन्स ने। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। कलेक्शन ऑफ चेक इज वन अमंग द फंक्शन। कलेक्शन ऑफ चेक आपका कौन सा, किस फंक्शन कौन सा होता है, बैंक का। बैंक के फंक्शन पढ़े थे, तो बैंक के जो एजेंसी फंक्शन होते हैं उसके अंदर क्या आता है आपका, कलेक्शन ऑफ चेक आता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ये भी आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था, आपको बताइए 1949 ने, 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को एक्वायर कर लिया था, तो इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, आईएफसीआई वाज एस्टेब्लिश इन। आईएफसीआई का पीरियड पूछा गया है, कौन से सन में एस्टेब्लिश हुआ था। आईएफसीआई मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका हुआ था 1949 के अंदर।
नहीं 1949 नहीं, ये हुआ था 1948 के अंदर। 1949 में तो आपका आरबीआई का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले आईएफसीआई बन चुका था। ऊपर वाले का आंसर 1948 है। द मेन पर्पज ऑफ द रेगुलेटिंग बिजनेस इन द स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट। जो आपका स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सभी को बताया आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी करता है। आईएफसीआई भी नहीं करता, एलआईसी भी नहीं करता, एक्सिम बैंक भी नहीं करता, इसका आंसर होगा सेबी। कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी ऑन द बेसिस ऑफ। कमर्शियल बैंक आपकी मनी किस बेसिस पे क्रिएट करते हैं, कैश डिपॉजिट के ऊपर, नंबर ऑफ कस्टमर के ऊपर, स्टैट्यूटरी रिजर्व के ऊपर या डेट के ऊपर। तो ये करते हैं आपके कैश डिपॉजिट के ऊपर। जितना ज्यादा लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे उसी बेसिस पे कमर्शियल बैंक क्या करेगा, मनी का क्रिएशन करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है इंडिया में, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आपका आरबीआई। दो टाइप की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी वही पॉलिसी होती है जिसमें आपकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट डिसाइड होती है। इसका आंसर होगा आपका 79 का ए। 80 एनवायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरमेंट में हमने दो टाइप के पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जिसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, और जो बियॉन्ड द कंट्रोल वाली चीजें होती है वो होती है एक्सटर्नल। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एनवायरमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो एनवायरमेंट। तो इसमें से कौन सा है जो आपका माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है। देखिए हमने एक्सटर्नल पढ़े थे, एक्सटर्नल के अंदर हमने दो पढ़े थे, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आपसे पूछा गया कौन सा माइक्रो नहीं है। इंटरमीडिएट आपका माइक्रो, माइक्रो एक्सटर्नल में माइक्रो का पार्ट होता है, कस्टमर भी होता है, सप्लायर भी होता है। लीगल होता है आपका मैक्रो, मैक्रो के अंदर आपके सारे पेस्टल वाले आ जाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। तो लीगल वाला आपका मैक्रो का पार्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ये हमने उसमें भी किया था, हमारी टेस्ट सीरीज में भी कवर। आपका एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, माइक्रो प्लस मैक्रो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन टू। द टर्म टी इन सोर्ट एनालिसिस स्टैंड फॉर। ये सब आपके उसके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में भी। सोर्ट का मतलब, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी एंड टी का मतलब थ्रेट। आपसे पूछा क्या गया है टी का, तो टी का मतलब होगा थ्रेट। 84, द टर्म एस इन पेस्टल स्टैंड फॉर। एस का मतलब क्या होता है, पी का मतलब पॉलिटिकल, ई का इकोनॉमिकल, एस का मतलब सोशल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, ई का मतलब एनवायरमेंट, एल का मतलब लीगल। तो एस का मतलब पूछा गया, एस का मतलब होगा आपका सोशल। फैक्टर रिप्रेजेंट द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा फैक्टर है इसमें से जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्म्स, कस्टम एंड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। तो ये सब कौन बताता है आपका सोशल फैक्टर। सोशल के अंदर ही हम ये देखते हैं कि आपकी डेमोग्राफी क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, कल्चर क्या है। तो जनरली आगे का पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट वाले सर, चंदन सर। अब देखिए यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन इतने इजी है, इसमें से जो आपके एक दो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनते हैं, कौन कौन से। सारा तो पेपर आपका मॉड्यूल से ही है, पहली बात तो ये है। सिर्फ एक क्वेश्चन ये आ रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो हमारे मॉड्यूल में सिर्फ मार्शल का नाम दे रखा है, इन दोनों के नाम नहीं दे रखे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी कीन्स होगा। बाकी सारे तो आपके नॉर्मली क्वेश्चन है, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होने, आंसर सही होने चाहिए। तो ठीक है, बाकी का सर चंदन सर के साथ डिस्कस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि इस बार पेपर नंबर 4 का जो पार्ट बी है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल, और कहां से किस तरह से क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि लास्ट 2 अटेम्प्ट से हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन प्लस 5.3 में से 3 क्वेश्चंस, तो क्या इस बार भी पैटर्न सेम रहा है, और क्या ये पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मॉडरेट है या सिंपल है, सारा जजमेंट हम यहीं पे करेंगे। प्लस हम आंसर्स भी देखेंगे जिससे कि आप श्योर हो सके हाउ मच यू आर गोइंग टू स्कोर इन दिस पेपर। तो स्टार्टिंग हमारा हो रहा है क्वेश्चन नंबर 86 से। 85 तक पेपर ऑलरेडी मैथ्स और इको के क्वेश्चन है, और यहाँ 86 से आपका लास्ट पार्ट है मैनेजमेंट का।
स्टीवर्डशिप थ्योरी वॉज डेवलप्ड इन द ईयर। बेटा ये ईयर कभी नहीं पूछा गया, इस बार ईयर पूछा गया। बट अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा क्लास में, तो जो तीन नाम थे उन नाम के बाद ईयर लिखा हुआ था, और वो ईयर क्या था? 1997। तो आई होप बच्चों ने सही टिक किया होगा, क्योंकि जो तीन नाम लिखे हुए थे डेवलपर्स के, उनके बाद ब्रैकेट में ये ईयर दिया हुआ था 1997। तो ये थ्योरी को डेवलप किया गया 1997 में। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस यूनिट का है, 5.2 यूनिट का। ये हमें पता है कि 5.2 यूनिट में आपको थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है, जिसमें ये क्वेश्चन है स्टीवर्डशिप थ्योरी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा गया है, कौन सी यूनिट में से पूछा गया है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 वाला। 87 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी कोस्ट। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट नंबर 5.2। वही एजेंसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको स्पेशली मार्क करवाया है ये चीज कि कोस्ट भी रिलेटेड होती है एजेंसी से। एजेंसी फ्री ऑफ कोस्ट नहीं बनती है। एजेंसी में तीन तरह की कोस्ट हमने पढ़ी थी, एक रेजिडुअल लॉस, एक बॉन्डिंग कॉस्ट, और एक आपकी लगती है मॉनिटरिंग की कॉस्ट। तो कौन सी कॉस्ट यहां पे नहीं इंक्लूड है पूछा है, क्या पूछा है? नॉट एन एजेंसी कॉस्ट। बच्चे जिन्होंने शायद क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा ध्यान से, तो सोच लिया होगा रेजिडुअल लॉस तो एक एजेंसी कॉस्ट है, तो आंसर लगा दिया होगा। बट मैंने जैसे कि आपको क्लास में भी बताया, हर बार आपको यही करना है, क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है ताकि गलती के चांसेस कम हो। रेजिडुअल लॉस तो होता है बेटा, बॉन्डिंग कॉस्ट भी होती है, मॉनिटरिंग कॉस्ट भी होती है। ये जो कॉन्करेंट लॉस है, ऐसा कुछ भी एजेंसी कॉस्ट में हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो पिछले बार की तरह ही इस बार भी हमें 5.2 में से तो 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, एक स्टीवर्डशिप थ्योरी का और एक एजेंसी थ्योरी का। और ये क्वेश्चन जो 87 है वो एज इट इज आपके मॉड्यूल में भी पीछे दिया हुआ है। तो वहां भी हमने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 89, सॉरी 88, 88 वाला देखते हैं। 88th क्वेश्चन बेटा ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछा गया। मैं सिलेबस के बाहर का नहीं कहूंगा बेटा, दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस। बच्चे ये बोल दे कि ये टर्म हमारे यहाँ कहीं आई नहीं है, मॉड्यूल में कहीं नहीं दी हुई थी। हाँ मैं मानता हूं, ये जो मार्शलिंग टर्म दिया गया ये कहीं मॉड्यूल में नहीं लिखा है। अब क्वेश्चन देखते पूछ क्या रहा है, what is considered with marshalling the human and other resources of the organization। जो हमारे ह्यूमन या अदर रिसोर्सेज है उनको मार्शल करने का तरीका कौन सा है। अब पहले सोचें, एक बार थोड़ा सा पोज लें, सोच के देखें मार्शलिंग किस चीज से रिलेटेड हो सकता है। मार्शल करना मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना। क्या करना बेटा? किसी चीज को कंट्रोल करना, मतलब ग्रुप्स बना के ग्रुप्स को प्रॉपरली कंट्रोलिंग करना ही क्या कहलाता है? मार्शलिंग। तो अब यहां पे प्लानिंग से तो रिलेटेड नहीं हो सकता, डायरेक्टिंग से रिलेटेड भी नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग से भी रिलेटेड नहीं है। तो ये किससे रिलेटेड है? कंट्रोलिंग से रिलेटेड है बेटा। इट इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 5.3 से पूछा गया है। दिस इज रिलेटेड टू यूनिट नंबर 5.3। बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि लैंग्वेज जो क्वेश्चन की है वो हमारे को बुक में या मॉड्यूल में कहीं नहीं मिलेगी। ये मार्शलिंग वर्ड हमारे मॉड्यूल में नहीं था, पर आप इसको किससे रिलेट करेंगे? मार्शलिंग वर्ड को कंट्रोलिंग से। तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा पेशेंस रखा होगा, दिमाग लगाया होगा, तो शायद आंसर कंट्रोलिंग ही किया होगा। बाकी मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि 100% सबने ही सही किया होगा। हाँ कुछ बच्चों ने हो सकता है पैनिक होके